जय शिव शंभू। जैसा कि सभी जानते हैं कि तपसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकासशील केंद्र भारतीय ग्राम विकास के संदर्भ में निरंतर कार्य कर रहा है और इसी क्रम में संस्था के विशिष्ट जन निरंतर देश विदेश के प्रबुद्ध जनों से मिलकर उनके विचार जानते हैं। इसी श्रृंखला में बीते दिनों श्री के मिश्रा जी ने मुलाकात की डॉक्टर मार्कंडे राय से। ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से पुरस्कृत व यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए आपको बताते हैं डॉक्टर मार्कंडे राय जी के बारे में। डॉक्टर मार्कंडे राय संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यूएन हैबिटेट के वरिष्ठ सलाहकार हैं। डॉक्टर राय संयुक्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो प्रशासनिक मुद्दों पर नैरोबी यूएनओएन में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को सलाह देती है। उन्होंने 17 वर्षों तक विभिन्न भूमिकाओं में यूएन हैबिटेट की सेवा की है और साथ ही 2000-2003 में नैरोबी स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 2006 में आप हिंद रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। डॉक्टर राय ने विभिन्न देशों में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक निकायों के बोर्डों में कार्य किया है। 2009 में उन्होंने स्टॉकहोम में स्वीडिश संसद में ईयू प्रेसिडेंट सेमिनार और वॉशिंगटन डीसी में हैबिटेट सम्मेलन में वैश्विक सांसदों को संबोधित किया। डॉक्टर राय जीपीएफ के ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल के सदस्य हैं। पार्ट 1 के इस पॉडकास्ट के अंतर्गत हम डॉक्टर मार्कंडे राय जी से जानेंगे उनके विचार। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्ती के साथ चर्चा करने के लिए आए हैं। श्रीमान हमारी संस्था तपसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकासशील केंद्र पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही पुरानी संस्था है। लगभग 44 वर्षों पूर्व इसकी स्थापना की गई थी और अपने स्थापना के काल से लेकर के और आज तक ये संस्था खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के क्षेत्र में काम करती रही है। श्रीमान हमारा सौभाग्य है कि आपकी जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत हमारी राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में है। आपने बड़ी कृपापूर्वक इस पद को स्वीकार किया और हमें सदैव आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर मार्कंडे राय जी के साथ, जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन के इंडिया के अध्यक्ष हैं। श्रीमन आपको विश्व शांति पुरस्कार मिला, इसके लिए तो सर्वप्रथम आपको हार्दिक बधाई इस संस्था की ओर से, संस्था के सचिव श्री सोमेन कोले जी की ओर से और संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों की ओर से हम आपको बधाई देते हैं। श्रीमन आज जो हम चर्चा करना चाहते हैं और आपका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, बल्कि ये कहूँ कि संस्था के लिए आशीर्वचन आपका लेना चाहते हैं कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र खेती किसानी की मौलिक समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। श्रीमन आप स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फलक तक आपके विचार का विस्तार रहा है, उसके विभिन्न आयाम रहे हैं। आपने बहुत ही करीब से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को देखा है, उसको जिया है, वर्षों तक आपने देखा है, दशकों तक देखा है। आज भी आपका जीवंत संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है और वहाँ पर जाकर के समस्याओं के निराकरण की दिशा में आप सार्थक पहल भी करते रहे हैं। हम जानना चाहते हैं श्रीमान आपके श्रीमुख से कि ग्रामीण क्षेत्र की मौलिक समस्याएं क्या है। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे आपके टीम को भी साधुवाद कि आपने ये इंटरव्यू लेने के लिए मुझे चुना। मेरा सौभाग्य है और ऐसे विषय पर आपने आज चर्चा के लिए ये कार्यक्रम रखा जो कि हमारे हृदय को छूती है। हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांवों में रहती है। 7 लाख से ज़्यादा गांव हैं, लेकिन हमने हमेशा उसको उपेक्षित रखा। कभी कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। नौकरी करना हम लोग निकृष्ट मानते थे, सेवा करना मानते थे और कृषि को और कृषक को हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में सबसे उत्तम माना गया। गृहस्थ जीवन को, जिसके लिए संत महात्माओं ने भी किसान को अपने से भी ऊंचा माना, जो आदमी ही नहीं, मानव का ही नहीं, जीव जंतु पक्षी तक का पेट भरता है। आज कोई भी विकास कर लें, जब तक कि आपके पास कृषि मजबूत नहीं होगी, जब तक कि आपके पास पौष्टिक
शुद्ध भोजन नहीं होगा तब तक ये जितना भी विकास कर लें, शहरीकरण कर लें, उससे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि आप समुचित कृषि पर ध्यान न दें। हमको लगता है कि ये विश्व की सोची समझी नीति के चलते हुआ। विगत 30 सालों में कृषि को निगलेक्ट किया गया, भारत में भी यही हुआ, और उसका परिणाम हुआ कि जितनी भी जमीन कृषि के लायक अच्छी उपजाऊ जमीन थी उस पर हम लोगों ने शहर बसाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो भी बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। लेकिन साथ साथ जो विकास की कृषि के लिए ज़रूरत थी उसको हम लोगों ने उपेक्षित रखा। गांव में हम लोगों ने छोड़ दिया गांव को। गांव में जो लोग किसी काम के नहीं थे, चाहे जो बूढ़े थे, उन्हीं को रहने दिया। क्यों? कि गांव को हम लोगों ने रहने लायक बनाया ही नहीं। जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए रहने के लिए उसको हम लोगों ने उसको बनाया नहीं, वो दिया नहीं। आज की बेसिक आवश्यकता क्या है गांव में रहने के लिए? शिक्षा की व्यवस्था। कोई शिक्षा संस्थान गांव में है नहीं अच्छे, उसके लिए हमको शहरों में आना पड़ता है। दूसरा, स्वास्थ्य की सुविधा हमको शहरों में आना पड़ता है। नौकरी चाकरी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी गांव में आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी युवा वर्ग से लेकर जो भी इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन जिसको कहते हैं उस एज ग्रुप में है, सब शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। बचे खुचे लोग जिनको कि नौकरी नहीं मिलती है, जो रिटायर्ड हैं, वो लोग गांव में रहते हैं। उनके पास जो सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत की है कि जो कृषि के लिए जो साधन चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। अब कृषि के लिए जो आज की मॉडर्न खेती है वो एक तरह से इंडस्ट्री है, उसमें लागत बहुत लगती है। लागत लगने के लिए पैसे होने चाहिए गरीब किसानों के पास, अच्छी उर्वरक खाद हो, सिंचाई के साधन हो और उन्नत बीज की सुविधाएं हों। यहाँ पर इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है भारत सरकार की विभिन्न विभागों और संस्थाओं की। कई बार आपको लगेगा कि जो संस्थान उन्नत बीज बना रहे हैं वो मार्केटिंग में नहीं है, किसी केंद्र में, विकास केंद्र में नहीं है, उनका कोई ब्लॉक से उस तरह का एग्रीमेंट नहीं है। तो जो उन्नत बीज जो बन रहे हैं, चाहे वो फसल के हों या क्या कहते सब्जी और फल के हों, वो किसानों तक मुहैया नहीं हो पाते हैं। और इसलिए किसान वही ट्रेडिशनल खेती कर रहा है जो कि पहले 100 साल पहले करता था। और आज भी मॉडर्न साधन जो चाहिए नए कृषि के लिए, उनकी न नॉलेज, ज्ञान या उनके लिए सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों ने गाँवों को उपेक्षित छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर लिए हैं।